वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। बीएसएससी का जो प्रैक्टिस सेशन रहता है, इसमें जो सवाल मैक्सिमम टाइम हर एक एग्ज़ाम में रिपीट करता है, वही सब क्वेश्चन का कलेक्शन लिया जाता है। और ये जो सेशन रहता है बीएसएससी का प्रैक्टिस सेशन, ये सभी एग्ज़ाम, चाहे बीएसएससी का बात करें, चाहे एसएससी का बात करें, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, बिहार एसआई, किसी भी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं, सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट ये सेशन रहता है। तो आज हम लोग बीएसएससी का जो सेट 12 मिला था उसका सॉल्यूशन देखेंगे और इसके सभी क्वेश्चन को जो हम लोग बेसिक और शॉर्ट दोनों ही तरीक़ा से सॉल्यूशन देखेंगे सभी क्वेश्चन का। इसमें पहला क्वेश्चन है, उन सभी आभाज्य संख्या का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल है। यानी 17 से छोटी जितना भी आभाज्य संख्या सबका योगफल हमें निकालना है। तो यानी सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद आभाज्य संख्या 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि 9 1 और 9 के साथ साथ वो 3 से भी कट जाए। और आभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो खुद से कटे और 1 से कटे, यानी केवल 2 ही फैक्टर हो जिसका। तो 9 आभाज्य संख्या नहीं होगा। फिर अगला आभाज्य संख्या 11, उसके अगला आभाज्य संख्या 13, फिर उसका अगला आभाज्य संख्या 15 नहीं 17 हो जाएगा। ठीक है, इस सभी का योग कितना हो जाएगा? ये सभी का योग निकालना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 10, ये 10 हो गया, ये 11 7 18 हो गया, और 17 12 ये 30 हो गया। ठीक है, तो 30 10 40 और 18 58, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में करता है। यानी ए जो है, अगर 1/6 भाग अगर 5 दिन में करता है, तो इसका मतलब ए टोटल काम को कितना दिन में करेगा? 6 × 5 यानी 30 दिन में एक काम को कंप्लीट करेगा। फिर बी जो है, अगर 2/5 काम को 8 दिन में करता है, तो इसका मतलब बी टोटल काम कितना दिन करेगा? 2 से ये 4 बार में, यानी 5 × 4 20, यानी इसका मतलब बी जो है उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करेगा। तो क्या चीज़ पूछ रहा है? ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकता है। जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा तब कितना दिन लगेगा? x × y + x + y, यानी 30 × 20 / 30 + 20 50। वैसे भी 30 20 रहता है तो आंसर डायरेक्ट 12। यानी ये सवाल बहुत बार रिपीट कर चुका है। 30 20 का जो है ना, टाइम एंड वर्क में बहुत बार रिपीट कर चुका है, इसलिए याद रख लीजिए 30 20 रहेगा तो डायरेक्ट 12 5 सेकेंड में आंसर निकाल लेना है। तो ये फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 5 से 6 बार में, यानी 6 × 2 12 दिन इसका आंसर आएगा जब ए बी मिलकर काम करेगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 0.25 यानी 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो रूट से निकलेगा, तो दशमलव के बाद 1 अंक होना है, यानी 0.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। और दशमलव के बाद 2 अंक है तो रूट से निकलेगा, तो दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा, यानी 15 में दशमलव के बाद अगर एक अंक होना चाहिए, तो इसका मतलब 5 के बाद दशमलव आ जाएगा। अब अगर हम इसको गुना करेंगे तो 15 × 5 75, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है। जब गुना करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो इसका मतलब 1 2, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 0.75, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दशमलव के लास्ट में अगर 0 दिया जाए तो उससे कोई मतलब नहीं रहता है, यानी 0.75, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी ये रेकरिंग का सवाल है, और रेकरिंग का सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं? अगर 0.5 अगर 5 पर रेकरिंग है, तो अगर हम इस रेकरिंग को हटाएंगे तो जितना संख्या है, यानी जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें 0.25, 2 संख्या पर रेकरिंग है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 25/99 लिखेंगे। यानी 2 संख्या पर रेकरिंग है, तो अगर हम रेकरिंग हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर 0.325 रहेगा, अगर तीनों पे रेकरिंग है, तो हम क्या करेंगे? 325/3 संख्या पे रेकरिंग है तो 3 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए 0.325 और केवल 25 पर रेकरिंग दें, तब क्या करना है? 325 तो लिखना ही है, और जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देना है। तो 3 पे रेकरिंग नहीं था, 3 को माइनस कर दिए, और साथ ही साथ जितना संख्या पे रेकरिंग है उतना 9, यानी 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9 आ जाएगा, और एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0, यानी जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 हो जाएगा। एक सवाल और देखते हैं। जैसे अगर 0.2456 और केवल 56 पे रेकरिंग है, ठीक है, तब क्या करेंगे? पहले 2456 तो आएगा ही, और जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं रहे उसको माइनस कर देना। 24 पे रेकरिंग नहीं है तो 24 को माइनस कर देना है, और जितना संख्या पे रेकरिंग रहे उतना 9। 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9 आ जाएगा, और 2 संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो 2 0 आ जाएगा। जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं रहता उतना 0 आ जाता है। ठीक है, अगर कहीं पे भी 2.35
और केवल 5 पे रेकरिंग है, तो यानी पॉइंट से पहले जो संख्या रहेगा ना वो पूर्णांक में चला जाएगा, यानी 2 पूर्णांक। अब आते हैं 35 तो रहेगा ही, 35 तो लिखाएगा ही, और साथ ही साथ जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं रहता उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, और जितना संख्या पे रेकरिंग है उतना 9, और जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। एक संख्या पे रेकरिंग है तो 1 9, और एक संख्या पे रेकरिंग है तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से इस सवाल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले 2 पूर्णांक, ये दशमलव से पहले जो रहता है वो पूर्णांक में चला जाता है, 349 लिखाएगा ही, साथ ही साथ अगर 3 पे रेकरिंग नहीं है तो 3 को माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जितना संख्या पे रेकरिंग उतना 9, यानी 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9 आ जाएगा, और एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 आ जाएगा, यानी 2 पूर्णांक 346/990। अब हम इसको गुना करके इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब गुना भी करना है तो वहाँ पर देख लेना, जैसे अगर हम गुना करेंगे तो 0 को 2 से गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 0 आएगा, फिर 6 जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पे 6 होना चाहिए, तो इकाई स्थान पे 6 2 ऑप्शन में दिया गया, तो ये 2 ऑप्शन खत्म हो गया, और नीचे तो 990 आएगा, और नीचे 990 एक ही ऑप्शन 2 में दिया गया, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। या फिर आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो भी ये 2326/990 ही आएगा। तो रेकरिंग पे जितने भी सवाल बनते थे वो सभी सवाल को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड दूध और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह उन्हें 3 के डब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि हर डब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डब्बा में मिलाना न चाहे, तो डब्बे की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगा। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके पास 12 केजी और 8 केजी 12 केजी चावल है और 8 केजी गेहूँ है, 8 केजी गेहूँ है। ठीक है, अगर बोला जाए कि हम दोनों को समान मात्रा में रखना चाहते हैं, अलग अलग बांट के, तो हम कितना केजी में बांट के रखेंगे। अगर हम 3-3 केजी के में बांट के रखते हैं तो ये तो बंट जाएगा 4 बार, लेकिन 3-3 केजी में अगर हम समान मात्रा में बांटेंगे तो 3 केजी ये 3 केजी ये, फिर तो 2 ही केजी बचेगा, यानी समान मात्रा में नहीं बंट पाएगा। तो समान मात्रा में पैक करने के लिए, बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉरी एचसीएफ लेना पड़ेगा। समान मात्रा में बांटने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इस दोनों का एचसीएफ लेना पड़ेगा। इस दोनों का एचसीएफ 4 आता है। अगर हम 4-4 केजी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ 4-4 केजी में ये 3 डब्बा इसको ज़रूरत पड़ जाएगा, और इसका 4-4 केजी का कितना डब्बा ज़रूरत पड़ेगा, 2 डब्बा ज़रूरत पड़ेगा, यानी समान मात्रा में बट गया ना। तो क्या करना पड़ता है, अगर समान मात्रा में बांटने के लिए, यानी समान मात्रा में डब्बा में पैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 21, 42 और 63 का जो एलसीएम नहीं एचसीएफ का जो एचसीएफ आता है वो कितना आ जाता है, 21 × 42, 21 × 63, यानी 21 आ जाता है एचसीएफ। यानी 21 लीटर में अगर हम बांटेंगे तो सभी बट जाएगा समान मात्रा में। अब एक चीज़ बताइए, 21 लीटर का अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 21 लीटर का डब्बा बनाना है तो कितना डब्बा बनेगा, यानी ये जो गाय का दूध है अगर हम इसको 21 लीटर का डब्बा बनाएंगे तो 1 डब्बा बन जाएगा। ये टोंड दूध है, अगर टोंड दूध को अगर हम 21 लीटर के डब्बा में पैक करना चाहेंगे तो आपको 2 डब्बा की ज़रूरत पड़ेगा, 42/21 यानी 2 डब्बा की ज़रूरत पड़ेगा। अगर ये 63 लीटर को अगर हम लोग 21 लीटर के डब्बा में पैक करेंगे तो 3 डब्बा की ज़रूरत पड़ेगा। तो टोटल डब्बा कितना पड़ेगा, 1 + 2 3 और +3 यानी 6 डब्बा का ज़रूरत पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 2 तरीके का सवाल पूछ सकता था कि पहला सवाल ये हो सकता था कि यदि वह उन्हें 3 के डब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, तो प्रत्येक डब्बा में कितना लीटर दूध होगा। अगर ये सवाल आता है कि प्रत्येक डब्बा में कितना लीटर दूध होगा, तब इसका जो एचसीएफ 21 लीटर आता है तो ये 21 लीटर आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्येक डब्बों की संख्या, डब्बों की न्यूनतम संख्या कितनी है। अगर आप प्रत्येक डब्बा में 21 लीटर दूध पैक कर रहे हैं तो गाय का दूध तो 21 लीटर था, यानी 1 डब्बा की जरूरत पड़ेगा। अगर प्रत्येक डब्बा में 21 लीटर का दूध को पैक करें तो टोंड दूध 42 लीटर था, यानी इसका मतलब हमें 2 डब्बा की जरूरत पड़ेगा। और डबल टोंड दूध 63 लीटर था, तो 21 लीटर का अगर हम डब्बा में पैक करें तो हमें 3 डब्बा की जरूरत पड़ेगा। तो डिब्बे का जो न्यूनतम संख्या होगा 3 × 2 = 5 1 6 डब्बा, ऑप्शन नंबर 2।
अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 100 और 600 के बीच, देखिए यहाँ पे दो सवाल आता है, एक होता है के बीच, 100 और 100 से 600 तक, एक रहता है तक, एक होता है, यानी यहाँ पे अगर तक दे सकता है, एक बीच दे सकता है। अगर तक रहता है 1 से लेकर 100 यानी 100 से लेकर 600 तक, तो हम 600 को भी काउंट करते हैं। लेकिन बोला जा रहा है 100 से 600 के बीच, यानी 100 से अगर 600 के बीच पूछा जा रहा है तो इस दोनों को काउंट नहीं करेंगे, इसके बीच में जो आएगा उसी को हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, ये लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। के बीच बोला जा रहा है कि तक बोला जा रहा है। अगर तक बोले तो 600 को भी लेना है, और बीच बोले तो 600 के बीच में ही लेना है। ठीक है, अब आते हैं के बीच। 4 और 6 दोनों से भाज्य पूर्णांकों की संख्या कितना है, यानी जो संख्या 4 और 6 दोनों से कटता है वो संख्या कितना है। देखिए अगर मान चलिए 4 और 6 दोनों से कौन संख्या कटेगा, 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है 12, यानी जो संख्या 12 से कटेगा वो संख्या 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं, यानी 100 से लेकर 600 तक हम ये निकाल लेते हैं कि 12 से कटने वाला कितना संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 से लेकर 600 तक 12 से कटने वाला कितना संख्या वो निकाल लेते हैं, यानी 600 बट्टा 12, यानी 12 पंचे 60, यानी 50 संख्या हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे एक माइनस करना पड़ेगा, 49 संख्या होगा। क्यों एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 600 को नहीं लेना है, हमें 100 से 600 के बीच ही बोला रहा है ना, इसीलिए हमें 600 को नहीं लेना है, इसीलिए हम एक संख्या माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी 1 से लेकर 600 तक 12 से कटने वाला कितना संख्या 49। फिर क्या करते हैं, 1 से लेकर 100 तक 12 से कटने वाला कितना संख्या है 100 बट्टा 12, यानी 12 अट्ठे 96, यानी 8 संख्या है। ठीक है, अगर हम 1 से लेकर 600 तक में की संख्या में से 1 से लेकर 100 तक का संख्या को माइनस कर देंगे तो 100 से लेकर 600 तक का संख्या बच जाएगा, जो 12 से कटेगा तो कितना होगा 49 माइनस 8, यानी 41, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर बोला जाए कहीं पे भी 4 और 6 दोनों से कटे तो इसका मतलब उसका एलसीएम ले लेंगे 12, यानी 12 से जो संख्या कटेगा वो संख्या 4 और 6 दोनों से कटेगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक ठोस बेलन से जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और व्यास 10 सेंटीमीटर है, उस ऊंचाई और आधार के उसी व्यास का एक सांकव कटोरा खोखला किया गया, शेष ठोस का आयतन लगभग कितना होगा। देखिए एक बेलन से, ये कोई एक बेलन है, इस बेलन से इतना ही त्रिज्या और इतना ही सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को काट लिया गया, यानी इतना ही त्रिज्या और इतना ही ऊंचाई वाले एक शंकु को काट लिया गया, यानी ये एक शंकु को निकाल लिया गया। ठीक है, ये एक शंकु को निकाल लिया गया। तो जब शेष भाग बचा, इस शेष भाग का आयतन क्या होगा, ये जो शेष भाग बचा उस शेष भाग का आयतन क्या होगा। देखिए दोनों का त्रिज्या सेम है, यानी इसका ऊंचाई, दोनों का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर ही दिया गया और दोनों का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ही दिया गया, यानी व्यास 10 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ बोला था ना, वही आधार उसी आधार और उसी आधार और उसी ऊंचाई का शंकु काटा गया है, यानी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों का सेम है। अब जब हम लोग एक बेलन में से एक शंकु को काट लिए हैं तो शेष भाग का आयतन क्या होगा, बेलन के आयतन में से हम शंकु के आयतन को घटा देंगे, यानी बेलन के आयतन में से हम लोग क्या करेंगे, शंकु के आयतन को माइनस कर देंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी ये एक में से, यानी 1 पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को अगर हम माइनस करेंगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच बचेगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2/3 पाई के बदले में 22/7 और आर के बदले में कितना हो जाएगा 5 × 5, और एच कितना दिया गया है 12 दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें दशमलव में आंसर लाना है। ठीक है, अगर दशमलव में आंसर लाते हैं, जब देख रहे हैं कि दशमलव काफ़ी दूर दूर दिया गया है, यानी 900, 300, 600, 450 काफ़ी दूर दूर दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे अप्रॉक्स वैल्यू ले लेंगे। जैसे ये 7 × 21 हो रहा है ना, तो इस 21 को हम लोग 20 बना देते हैं।
क्योंकि हमें जैसे काफ़ी दूर दूर तक मतलब जो ऑप्शन दिया गया है तो हम लोग उतना कर सकते हैं, 1-2 कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर काफ़ी दूर दूर ऑप्शन दिया गया है। अगर इस 21 को 20 बना रहे हैं तो 5 से ये 4 बार में और 4 से ये 3 बार में, ठीक है। तो किसकी अप्रॉक्स में जा रहा है, यानी 5 दूना 10 और 22 दिया 66, यानी 66 गुने 10 यानी 660 के अप्रॉक्स में जा रहा है, 660 के अप्रॉक्स में। तो 660 के अप्रॉक्स में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये तब करना है इतना ज़्यादा गैपिंग जब ऑप्शन बहुत ज़्यादा दूर हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 628.57, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब ऑप्शन दूर दूर था तो ये हम 21 को 20 बना लिया, उसके बाद हम कैलकुलेशन कर लिए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 880 रुपया बचती है। तो उसका अंकित मूल्य एक्स था। अगर हम 12% का छूट दे रहे हैं तो 88% बेच रहे हैं, और 88% बेचे तब विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 880 हो रहा है। 88 से ये 10 बार में और ये 100 उधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इक्वल टू 1000, यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करते हैं, यानी अगर हम क्रय मूल्य 100 मानते हैं तो अंकित मूल्य कितना हो जाता है, 120, ठीक है। और नगद भुगतान के लिए 5% का छूट देता है, यानी जब नगद कोई भुगतान करता है तब वो अंकित मूल्य पर क्या करता है, 5% का छूट देता है। यानी 120 पर अगर हम 5% का छूट दे रहे हैं तो कितना में बेच रहे हैं, यानी 95% बेच रहे हैं। 95% का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, 19/20, यानी 20 से 6 बार में, और 19 को 6 से गुना करेंगे तो 114, यानी अगर हम 100 रुपया क्रय मूल्य है और 114 रुपया विक्रय मूल्य हो रहा है तो कितना का लाभ होगा, 14% का लाभ हो जाएगा, यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ABC एक काम को अकेले के लिए 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या कितना। अगर तीनों मिलकर काम करेगा तो हम पहले क्या करते हैं, तीनों के एक दिन का भाग निकाल लेते हैं, या फिर LCM मेथड से बता देते हैं, या फिर इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, यानी LCM 60 आ जाएगा, यानी 10 से 6 बार में, 12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में, यानी 6, 5, 11, 4, 15/60, यानी 1/4। अगर एक दिन के काम को हम लोग उलट देते हैं तो जो आता है वो तीनों मिलकर कितना दिन करेगा वो पता चल जाता है। तो तीनों मिलकर कितना दिन करेगा, वो 4 दिन में करेगा। इस तरीके से बना सकते हैं। अगर LCM मेथड से बनाना होगा तो सबसे पहले ABC कितना कितना दिन में कर रहा है, 10, 12, 15 दिन में कर रहे हैं, 10, 12, 15 दिन, और 10, 12, 15 का LCM कितना होता है, 60, यानी टोटल जो काम हो जाएगा वो हम लोग क्या मान लेंगे, 60 मान लेंगे। अगर टोटल काम 60 है और ये 10 दिन में कर रहे हैं तो इसका मतलब एक दिन में ये कितना काम करेगा, एक दिन में ये 6 काम करेगा, और एक दिन में ये कितना काम करेगा, 5 काम। टोटल काम 60 है और 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में 5 काम, और एक दिन में ये कितना काम करेगा, 15 चौका 60, यानी 4 काम ये एक दिन में करेगा। टोटल काम 60 है और ये 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 4 काम करेगा। जब तीनों मिलकर काम करता है, जब तीनों मिलकर, तो एक दिन में ये कितना काम कर लेता है, जब तीनों मिलकर एक दिन में 6, 5, 11, 4, 15, यानी एक दिन में तीनों मिलकर 15 काम कर लेता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो 60 काम को करने में कितना दिन लगेगा, यानी 15 काम को करने में एक दिन, तो 60 काम को करने में कितना दिन, 60/15, यानी 4 दिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। LCM मेथड से भी बना सकते हैं या फिर यानी उसका फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः x-2, x और x+2 सेंटीमीटर है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए अगर हम इसको बेसिक से बनाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही होता है। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है तो सबसे बड़ी भुजा x+2, इन x+2 का स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, x² प्लस x-2 का स्क्वायर, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण पाएगा, 3-4 मिनट लगेगा, और अगर कहीं गलती हुआ तो फिर वो सवाल ख़त्म हो जाएगा। देखिए अगर किसी को ट्रिपलेट पता है, 3, 4, 5 का होता है, 6, 8, 10 का होता है, 7, 24, 25 का होता है, 8, 15, 7, 24, 25, 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी जो संख्या है उसमें 2-2 का वृद्धि हो रहा है ना, तीनों भुजा में 2-2 का वृद्धि हो रहा है ना, तो यहाँ भी 2 का वृद्धि, यहाँ भी 2 का वृद्धि, यानी 6, 8, 10, यानी इसका मतलब ये x 8 है तो x-2 6 और x+2 10 हो जाएगा, और ये भी एक समकोण त्रिभुज का भुजा है, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान 8, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा।
देखिए यहाँ पे सवाल तो ऐसा था, कभी कभी अगर सवाल बोल दे कि तीनों भुजा में 4-4 का अंतर है, तीनों भुजा में 4-4 का अंतर, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे 3, 4, 5 का अगर आप ट्रिपलेट लेते हैं ना तो एक एक का अंतर हो रहा है, तो आप क्या कीजिए इस ट्रिपलेट को 4 से गुना कर दीजिए, एक एक का अंतर हो रहा है ना यहाँ पे। अगर इस ट्रिपलेट को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 5 चौके 20, 12, 16, 20 का भी ट्रिपलेट बनता है और इसमें 4-4 का अंतर हो गया ना। सेम उसी तरह से जब 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बन रहा था और यहाँ पे अगर हमें अंतर 2-2 वाला चाहिए, 2-2 अंतर भुजा वाला चाहिए, 2-2 भुजा का अंतर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, यानी 3 दूना 6, 4 दूना 8, 15 10, यानी 6 8 10 का ट्रिपलेट बनाएंगे जहाँ पे 2-2 का अंतर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, x बराबर 8। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दिनेश ने 2 रेडियो को 1920 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 20% लाभ पे बेचा और दूसरा को 20/3% की हानि पर। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य एक ही हो तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए अगर आप इसको इस तरह से बनाते हैं, एक का क्रय मूल्य x मान लेते हैं और दूसरा का क्रय मूल्य 1920 माइनस x, ठीक है। अगर दोनों को 20% का लाभ पे बेचना है, इसको हम 120% बेच दिए और इसको क्या किए हम लोग 20/3% की हानि पर बेचें, ठीक है। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, इसमें फिर 100 में से अगर हम 20/3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 280/3, यानी फिर 280/3% इस फिर दोनों विक्रय मूल्य को बराबर कर देंगे, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा। क्या करना है, बनाना तो ऐसे ही है, लेकिन क्या करना है दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग मानना है। पहला का क्रय मूल्य आप x मान लीजिए, दूसरा का क्रय मूल्य y मान लीजिए। क्रय मूल्य माने हैं, पहला क्रय मूल्य x, दूसरा का क्रय मूल्य y। अगर हम इसको 20% का लाभ पे बेचें तो 20% का मतलब क्या होता है 20/100, यानी 1/5 के लाभ पे बेचें, यानी 5 रुपये में 1 रुपया के लाभ पे बेचें, इसका मतलब 6/5 में बेचें, ठीक है। दूसरा का अगर हम 6 तो 20/3% की हानि पे बेचें तो 20/3% क्या लिख सकते हैं 20/300, यानी 15, यानी 1/15 के हानि पर बेचें, 1/15 के हानि पे बेचें, यानी 15 रुपये में 1 रुपया के हानि पे बेचें, इसका मतलब उसको 14/15 में बेचें। ये भी विक्रय मूल्य, पहला का विक्रय मूल्य ये आ गया, दूसरा का विक्रय मूल्य ये आ गया और दोनों विक्रय मूल्य के बारे में बोला है कि दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम लोग दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। x क्या है, दोनों का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का अनुपात निकाले तो यानी 5 से 3 बार में और 2 से 3 बार में, 2 से 7 बार में, यानी x/y जो आया वो कितना आ गया 7/9, यानी x और y का जो अनुपात आया 7:9, दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात 7:9 और उसका क्रय मूल्य दिया कितना गया 1920। इन दोनों का क्रय मूल्य अनुपात में कितना हो रहा है 9/16 का जो वैल्यू है वो 1920 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये 7 का वैल्यू 12×7=84, यानी 840, यानी 9 का वैल्यू 12×9=108, यानी 1080। इस सवाल का जो आंसर होगा 840 और 1080, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके का सवाल जब भी आए तो दोनों का क्रय मूल्य x और y मान लेना है, 2 वेरिएबल मान लेना है और दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे और अनुपात में जब आ जाएगा तब सवाल इजी वे में बन जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकेंड है। देखिए जब भी इस तरह का सवाल बनाना तो यूनिट को सेम रखना जाता है, कि कोई भी सवाल बनाइए यूनिट को सेम रखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 घंटा है और यहाँ पे 1 मिनट 12 सेकेंड है, तो हम क्या करते हैं सबको सेकेंड में बदल देते हैं। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है 3600, 3600 का y% y/100 किसके बराबर है 1 मिनट 12 सेकेंड। 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं 60 सेकेंड और 12 सेकेंड यानी 72 सेकेंड, ये हो जाएगा। तो 00 से 00 कट जाएगा और 36 ये 2 बार में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2%, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक संख्या में अगर हम 15% घटाते हैं तब वो घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना है। देखिए अगर इसको हम सबसे शॉर्टेस्ट मेथड में बताएं, अगर कोई संख्या घट के 80% रह जाती है तो इसका मतलब आप 20% घटाएं। जब आप 20% घटाएं तो यहाँ पे 15 घटाना पड़ेगा, यानी 20% का वैल्यू 15, तो हमें क्या निकालना उस संख्या का 40% ना, तो 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ जब हम 2 से गुना किए तो यहाँ भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी 15 दूना 30 हो जाएगा, 40% का वैल्यू 30, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बस 5 सेकेंड का सवाल था, इस तरह हम सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर इसको बेसिक से बनाना रहेगा तो जैसे कोई संख्या x है, जब x में आप 15 घटाते हैं
तब ये संख्या घट के 80% हो जाता है। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके, फिर x का जो वैल्यू आएगा फिर उसका 40% निकालेंगे, यानी इतना स्टेप करना पड़ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटा अधिक लगता है। यदि अभय अपनी चाल को दोगुना करे तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा। अभय की चाल क्या है? देखिए, इसको हम बेसिक से ही बता देते हैं, और जो भी कैलकुलेशन होगा बेसिक से बनाते हैं, लेकिन जहाँ पे कैलकुलेशन होगा वहीं पे हम उसको शॉर्ट में कैलकुलेशन कर देंगे। और ये सवाल जो है एसएससी के जो एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था, एलडीसी 2017 का जो पेपर हुआ था, इसमें बहुत मतलब मैक्सिमम सेट में इस तरह का जो इस टाइप का सवाल मिला हुआ था। जिससे हम क्या करते हैं कि अभय के चाल को हम लोग x मान लेते हैं। अभय के चाल को बेसिक से बनाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन शॉर्ट कर देंगे। अभय की चाल को हम लोग x मान लेते हैं, और समीर के चाल को हम लोग क्या करते हैं, y मान लेते हैं। समीर के चाल को हम लोग y मान लेते हैं। तो 30 किलोमीटर जाने में अभय को समीर से 2 घंटा अधिक लगता है। तो अगर x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 30 किलोमीटर जाने में 30/x समय लगेगा, और समीर को कितना लगेगा, 30/y समय लगेगा, और दोनों के समय का जो अंतर है वो 2 घंटा है। ठीक है। यदि अभय अपनी चाल दोगुना करे, यानी अब अभय का चाल जब 2x हो जाए अभय का चाल, तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगता है, यानी तब अभय को कितना लगेगा, 30/2x, और समीर को कितना लगेगा, 30/y, तो समीर को लग ही रहा था। इस दोनों का जो अंतर है वो 1 हो जाएगा। अभय को बाद में इसलिए रखें क्योंकि अभय को कम समय लग रहा है ना, तो हम लोग ज़्यादा में से कम को घटाते हैं। तो हमें किसका चाल पूछ रहे हैं, अभय का चाल। अभय का चाल पूछा है, इसका मतलब हमें x का वैल्यू निकालना है। अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो हमें y को कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो कट जाएगा माइनस प्लस। 30/x में से अगर हम 30/2x घटाएंगे, यानी अगर हम इसको 1 मानते 30/x को, तो इसका मतलब हमें ये आधा हो जाएगा। अगर 30/x को 1 मान रहे हैं तो ये आधा हो जाएगा। अगर हम 1 में से आधा घटाएंगे तो ये पूरा आधा बचेगा ना। तो आधा बचेगा मतलब 30/2x बचेगा, इजिकल टू 2 + 1 3, 3 से ये 10 बार में, और 2 से ये 5 बार में, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1860 रुपया 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज के पर कितने समय में 2641.20 रुपया हो जाएगा। यानी जो राशि हो जाए तो वो क्या कहलाती है, अमाउंट कहलाती है। यानी 2641.2 ये क्या हो जाएगा, अमाउंट। और मूलधन कितना दिया गया, प्रिंसिपल कितने दिया 1860। अगर अमाउंट और प्रिंसिपल दिया है तो हम यहाँ से साधारण ब्याज पता कर लेंगे ब्याज कितना होगा। यानी ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। अगर इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.218, यानी 781.2 हो जाएगा ब्याज। जब ब्याज पता है, मूलधन पता है और दर पता है तो हम लोग समय नहीं निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100। ब्याज कितना है, 781.2 गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, यानी मूलधन कितना है 1860 और दर कितना है 12%। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये दशमलव घटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ आ जाएगा, और 1 जीरो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 12 से कितना बार में कटेगा, यानी ये 12 6 के 72, 6 बच जाएगा, 651 बार में कट जाएगा, 651 बार में। अब देखिए ये पूरा पूरी तो नहीं कट रहा है, 18 चौका 72, ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है। अगर पूरा पूरी नहीं कट रहा है तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। इसका मतलब यही दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अगर इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा तो नीचे 2 दिया गया, तो इसका मतलब क्या है कि नीचे 2 बचेगा ही। अगर नीचे 2 बचेगा तो इसका मतलब ये 93 से 2 बार में कट जाएगा। अगर ये 93 से 2 बार में कटेगा तो 93 से ये तो 7 बार में कट जाएगा। ठीक है। यानी इसका जो आंसर आएगा 7/2 वर्ष, यानी 3.1/2 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ABC का जो वार्षिक आय का अनुपात है 1:3:7 है। यदि AC की कुल वार्षिक आय 8 लाख हो तो B का मासिक आय। देखिए, अगर A और C का अनुपात में वार्षिक आय जोड़े तो 7 + 1 8 हो रहा है। इन ABC का जो वार्षिक आय का अनुपात है, वार्षिक आय, इसका क्या अनुपात है, 1:3:7। अगर अनुपात में हम वार्षिक आय जोड़े A और C का तो 7 + 1 8 हो रहा है, और ये 8 का वैल्यू कितना दिया गया, 8 लाख। 8 का वैल्यू 8 लाख, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा।
तो क्या चीज़ बोला, बी का मासिक आय, तो बी का वार्षिक आय 3 है, ये जो है वो वार्षिक आय दिया गया है, तो बी का वार्षिक आय 3 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 लाख। 3 लाख बी का, ये वार्षिक आय आया। अगर हमें मासिक आय निकालना है तो हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, यानी 12 दूना 24, 6 12 पंचे 60, 12 24 12 पंचे 60, यानी 25,000 इसका मासिक आय। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वार्षिक आय पूछता तब तो 3 लाख, लेकिन मासिक आय पूछ रहे हैं तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि किसी स्कूल में एक परीक्षा में सफल और असफल परीक्षार्थी का जो अनुपात है 6:1 है, यदि 6 और परीक्षार्थी सफल हो जाते तब ये अनुपात 9:1 हो जाता, तो परीक्षा में कुल संख्या कितनी है। देखिए अगर इसको हम ऑप्शन पे गौर करें तो ये मात्र 5 सेकंड का सवाल है। क्यों, टोटल संख्या पूछा है, परीक्षार्थी का टोटल संख्या ना, टोटल संख्या अनुपात में कितना हो रहा है, 6:7, यानी टोटल संख्या जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन ए है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसको कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे सफल और असफल का जो अनुपात है वो कितना है, 6x अनुपात x है। क्या बोल रहा है, यदि 6 और सफल हो जाते, यानी सफल में 6 और ऐड हो जाता तो इसका मतलब असफल 6 कम हो जाता ना। अगर सफल विद्यार्थी 6 और बढ़ जाता तो असफल 6 कम हो जाता, तब जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 9:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यानी 6x + 6 = 9x - 54, तो यानी 3x = 60, x = कितना हो जाएगा, 20, x = 20, तो टोटल विद्यार्थी कितना है, 6x + x यानी 7x, तो 7x = कितना हो जाएगा, 20 × 7 यानी 140। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 संख्या में से 3 का जो औसत है 18 है और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या, यानी 4 संख्या हम लोग ABCD मान लेते हैं। अगर 3 का औसत 18 है यानी प्रथम 3 का, तो प्रथम 3 का टोटल योग कितना हो जाएगा, +B + C, 18 × 3 = 54। और अंतिम 3 का औसत अगर 16 है तो अंतिम 3 का औसत कितना हो जाएगा, B + C + D, यानी 16 × 3 = 48। ठीक है, अंतिम संख्या दिया गया और प्रथम संख्या निकालना है, यानी हमें बी और सी से कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों समीकरण को माइनस करके बी और सी को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो बी प्लस में बी माइनस में कट जाएगा, सी प्लस में सी माइनस में कट जाएगा, यानी ए माइनस डी कितना बच जाएगा, 54 में से 48 गया तो 6 बचेगा, ए माइनस डी। और अंतिम संख्या जो डी दिया गया 19 दिया गया, यानी ए माइनस 19 = 6, ए माइनस 19 = 6, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 19 + 6 = 25। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बी के जन्म के समय ए की आयु 4 वर्ष 7 महीने थी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी ए जो है वो बी से 4 वर्ष 7 महीना बड़ा है। बी के जन्म के समय जब ए की आयु 4 वर्ष 7 महीना था, इसका मतलब ए जो है बी से 4 वर्ष 7 महीना बड़ा है। और सी के जन्म के समय बी की आयु 3 वर्ष 4 महीना था, इसका मतलब हम कह सकते हैं बी जो है वो सी से 3 वर्ष 4 महीना बड़ा है। जब सी 5 वर्ष 2 महीने का था तब उनकी औसत आयु कितना होगा। देखिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, जब सी 5 वर्ष 2 महीना का था, बी और ई उस समय कितना था, तभी हम औसत निकाल पाएंगे। तो देख लेते हैं, यानी सी जब 5 वर्ष और 2 मंथ का था तब बी कितना का हो जाएगा, बी कितना साल का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया ना, सी के जन्म के समय बी की आयु 3 वर्ष 4 महीना थी, यानी बी जो है सी से 3 वर्ष 4 महीना बड़ा था। यानी जब सी की आयु 5 वर्ष 2 महीना था तो बी जो है इससे 3 वर्ष 4 महीना बड़ा है ना, इसका मतलब इसका जो आयु होगा 8 वर्ष और 6 महीना हो जाएगा, 8 वर्ष और 6 महीना, 8 वर्ष 6 महीना। और उस समय ए की आयु कितना होगा, ए जो है वो बी से 4 वर्ष और 7 महीना बड़ा था। अगर हम इसमें 4 वर्ष और 7 महीना ऐड करते तो यानी 8 × 4 = 12 ईयर और 13 मंथ, उस समय ए का आयु आ जाएगा। जब ए + बी + सी का आयु पता चल गया तो इस तीनों का जो आयु होगा वो कितना हो जाएगा, योग कितना होगा, यानी 12 × 8 = 20 और +5 = 25 ईयर। यहाँ पे 13 × 6 = 19 और 2 = 21 मंथ, 21 माह। ठीक है, जब टोटल आयु पता चल गया 25 साल 21 महीना, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो औसत आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे
तो ये जो है 25 3 से नहीं कट पाएगा। तो हम क्या करते हैं, यानी एक साल जो है ये 25 को हम क्या करते हैं, जैसे 24 वर्ष 24 ईयर, और एक साल अगर हम इसको दे देंगे तो यानी एक साल में 12 महीना होता है, यानी इसमें 12 महीना ऐड हो जाएगा, 12 महीना, तो ये 33 महीना हो जाएगा, 33 माह, 21 + 12 33 माह, यानी इस 25 ईयर 21 माह को लिख सकते हैं 24 ईयर 33 माह। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो अब हम पूरी इसको काट पाएंगे। 3 से ये 8 बार में कटेगा तो 8 ईयर, और 3 से ये 11 बार में कटेगा तो 11 माह, यानी इसका जो औसत आएगा 8 वर्ष 11 माह। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो एक्चुअली 25 नहीं कट रहा था तो हम लोग क्या किए, 24 तक तो कट जाता, तो हम एक साल क्या किए, माह में कन्वर्ट करके उधर भेज दिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पीटर ने एक मेज को 450 में खरीदा और 30 रुपये परिवहन पे खर्च करता है। जो भी राशि एक्स्ट्रा खर्च होता है वो किराए में ऐड हो जाता है। तो टोटल जो सीपी होगा, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 450 + 30 यानी 480 हो जाएगा। और टोटल विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य और कितना बेच रहा है, 600 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, 120 का लाभ हो रहा है, कितना में, 480 में, गुने 100, यानी 12 से 4 बार में, 4 से ये 25 बार, यानी 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ग्राफ से सवाल है। यदि 2007 में कुल जनसंख्या 80 लाख थी, जैसे ये जो बता रहा है कि जैसे ये जो हिंदू सिख और मुस्लिम का जो प्रतिशत है, 2005 में हिंदू 30% और सिख 45% और मुस्लिम 25%, ये ग्राफ बता रहा है। तो यहाँ बोला 2007 में कुल जनसंख्या 80 लाख था, तो 2007 में टोटल प्रतिशत तो 100% होगा। ये 100% का वैल्यू जब 80 लाख था, 80 लाख, तो 2007 में हिंदू की संख्या कितनी थी, 2007 में हिंदू कितना है, पहला वाला हिंदू है, यानी 2007 ये रहा, इसमें हिंदू की संख्या कितना होगा, 25% है ना। तो जब 100% का वैल्यू 80 लाख, तो 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ जब हम 4 से डिवाइड किए तो यहाँ भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 20 लाख। इस सवाल का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वैसे टोटल जनसंख्या 80 था और 80 में 25% ही हिंदू था, तो 80 का हम 25% निकाल लेंगे, यानी 25 से 4 बार में, 4 से ये 20 बार, यानी 20 लाख जो है वो हिंदू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2005 से 2008 तक हिंदू की संख्या में प्रतिशत कमी है। 2005 से 8, यानी 5 में हिंदू कितना था, 30%, और 8 में हिंदू कितना हो गया, ये 15%, यानी 30% से 15% हो गया। इसका मतलब आधा का क्या हुआ, कमी हो गया। आधा कमी मतलब 50% का कमी हुआ। यहाँ पे प्रतिशत कमी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 15 का कमी हुआ कितना में, ये 15 का कमी हुआ कितना में, 30 में, गुना 100, 15 से 2 बार में, 2 से ये 50 बार में, 50% का कमी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2005 और 2008 में हिंदू की जनसंख्या के प्रतिशत का अंतर क्या है। अंतर का प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत का अंतर पूछ रहा है। इस दोनों सवाल में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे क्या था, प्रतिशत कमी कितना है, और यहाँ पे क्या है, प्रतिशत का अंतर कितना है। ये इन दोनों सवाल में बहुत अंतर है। तो कितना प्रतिशत, यानी प्रतिशत का अंतर निकालना है। तो 2005 और 2005 में हिंदू 30% था और 2008 में हिंदू 15%। इस दोनों का जो अंतर होगा वो कितना आ जाएगा, अंतर 15% का। इसके प्रतिशत का जो अंतर आएगा वो 15%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि 2008 में हिंदू की कुल जनसंख्या 12 लाख थी, 2008 में हिंदू कितना था, 15%, और 15% का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया, 12 लाख। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/15 लाख। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, 2008 में मुसलमानों की संख्या ना, 2008 में मुसलमान कितना था, यानी थोड़ा सा ये ऊपर, यानी 15 5 20%, लास्ट वाला मुसलमान है। तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/15 गुने 20, यानी 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से फिर ये 4 बार में, 4 चौका 16 लाख मुसलमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है।